सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में आ जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और यूक्रेन बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा। उधर रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की पूर्व सांसद ततियाना चंड्यू ने पुतिन की फौज के लिए सिरदर्द बन गई। उन्होंने अपने देश से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए सेना की वर्दी पहन ली और राजधानी कीव पर कब्जे का सपना देख रही रूसी सेना से लोहा लेने के लिए मैदान में उतर गए। उन्हें एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का जिम्मा सौंपा गया, जहां वो अपने मजबूत इरादों से दुश्मनों के टैंकों को तबाह करती दिखी। युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया। इसमें वो अपने कंधों पर बड़े बड़े हथियार उठाती नजर आई। इतना ही नहीं, वो जमीन पर लेटकर एंटी टैंक मिसाइल से रूसी सेना के एक टैंक पर निशाना लगाती भी दिखी। उनके इस हमले से पुतिन की सेना का वो टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। перший танк підбила. ततियाना सांसद के अलावा पेशे से खोजी पत्रकार भी रह चुकी हैं। उनके पति भी वहां की सेना का हिस्सा रहे, लेकिन 2014 में क्राइमिया बचाने की जंग में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उस दौरान भी ततियाना चंड्यू ने रूस के खिलाफ हथियार उठाकर सभी को चौंका दिया था। वहीं रूस से लगातार लोहा ले रही यूक्रेन की फौज ने रूसी हथियारों को एक बार फिर तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें एक रिहायशी इलाके में धुआं उठता दिखाई दिया। धुआं सड़क पर जलते रूस के हथियारों से उठता नजर आया, वो भी इतना घना कि उसके आसपास क्या है यह पता लगाना भी मुश्किल हो गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक के बाद एक रूस की सेना के कुछ हथियारों में धमाके होते नजर आए, जिनके बाद पूरे इलाके में धुआं फैलता चला गया। इस बीच यूक्रेन के एक न्यूज चैनल ने दावा किया कि रूस के बंदी सैनिकों को सजा के तौर पर यूक्रेन ने नपुंसक बनाने के आदेश दे दिए। यूक्रेन के एक मशहूर डॉक्टर ने वहां के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया, जिसमें उसने दावा किया कि यूक्रेन ने अब रूस के उन जवानों को नपुंसक बनाने की तैयारी कर ली है जिन्हें जंग के दौरान बंदी बनाया गया। Очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не... वहां के न्यूज चैनल यूक्रेन 24 को दिए इंटरव्यू में जेनेडी ड्रुजेंको नाम के डॉक्टर ने रूसी सैनिकों की तुलना कॉकरोच से कर दी। साथ ही उनको दी जाने वाली इस सजा को बिल्कुल सही बताया। वहीं यूक्रेन सरकार ने रूस पर युद्ध के आड़ में लोगों को अगवा करने का आरोप लगाया और दावा है कि इन अगवा लोगों में इजराइल के 3 नागरिक भी शामिल हैं। यूक्रेन का कहना है कि पुतिन की सेना ने इस काम को अंजाम दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने इजराइल के सामने इस मामले को उठाया और इजराइल सरकार से रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, यूक्रेन का आरोप है कि डोनबास से अब तक 2000 से ज्यादा बच्चों को अवैध तरीके से रूस भेज दिया गया। उधर यूक्रेन की जंग में रूस को अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि अमेरिका इस बार रूस में ही बने हथियार बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश में लगा है। ऐसे कुछ हथियारों का एक पैकेज तो अमेरिका से ही यूक्रेन भेजे जाने की चर्चा है। जबकि दूसरी खबर यह है कि तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजने को कहा गया है। मतलब रूस का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच रूस के ही खिलाफ तैनात करने की योजना है। S-400 दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए S-400 की जरूरत पड़ी थी। पिछले कुछ सालों में तुर्की और अमेरिका के बीच इसी S-400 की वजह से तल्खियां बढ़ी थी। अमेरिका ने तुर्की पर कुछ पाबंदियां तक लगा दी थी, लेकिन अब अमेरिका की कोशिश है कि नाटो के सदस्य देशों को एकजुट किया जाए। खबर है कि अमेरिका ने तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने को कहा है, ताकि नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत की जाए। हालांकि अमेरिका की इस सलाह पर अभी तुर्की के जवाब की कोई खबर नहीं है। हालांकि अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि वो यूक्रेन को कुछ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजने वाला है। ये रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन भी कर चुका है। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन की सेना के पास S-300 हुआ करता था। अमेरिका यही सिस्टम अब यूक्रेन को देगा। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने रूस के ग्रैंड मास्टर सर्गेई कराकिन पर 6 महीने का बैन लगा दिया। उन्होंने यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले को सही बताया था और इसी के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने उन्हें शतरंज और शतरंज से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया। इसी के तहत उन पर यह पाबंदी लगाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि वो अगले 6 महीने तक शतरंज से जुड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सर्गेई दुनिया के नामी शतरंज खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने खेल के बजाय यूक्रेन युद्ध की वजह से चर्चा में। उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन हमले के समर्थन में भी कई ट्वीट किए थे। इसके बाद सर्गेई कराकिन की शतरंज की दुनिया में काफी आलोचना हुई। इस बीच यूक्रेन के पूर्व सांसद इगर कोज़वित्स्की की पत्नी अनस्तेसिया करोड़ों रुपए के साथ हंगरी में पकड़ी गई। आरोप है कि वो इस भारी भरकम रकम के साथ यूक्रेन से भागने की तैयारी में थी, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी के बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके पास से कई सूटकेस मिले। दावा किया गया कि हंगरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब ये सूटकेस खोले तो वो दंग रह गए, क्योंकि इनमें $28 मिलियन और 1 मिलियन से ज्यादा यूरो भरे हुए थे। यानी उनके पास भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और सही जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पूर्व सांसद की पत्नी अनस्तेसिया इस नकदी के साथ यूक्रेन से किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की। हालांकि पूर्व सांसद इगर कोज़वित्स्की ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को गलत बताया। उधर यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले से बचने के लिए बंकर में छिपे कुछ लोगों ने कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इसके पीछे का मकसद चंदा इकट्ठा करने के साथ दुश्मन के खिलाफ ताकत जुटाना भी रहा, ताकि उनका देश यूक्रेन दुश्मन के आगे और मजबूती से खड़ा हो सके, उसे जंग में किसी चीज की कमी ना पड़े। इसलिए बंकर में दिन काट रहे इन लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया और इस तरह चंदा जुटाने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्हें इन हालात में रहते करीब 1 महीना बीत चुका है। ऐसे में उनके लिए भी हर बीतते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। Головне питання в тому, що нам дійсно потрібні ресурси. कॉन्सर्ट में सबने अलग अलग किरदार निभाए। कोई गिटार बजाता दिखा तो कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और किसी ने इस दौरान गाना गाकर सबका दिल बहलाया। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूरोप के छोटे से देश चेक रिपब्लिक से यूक्रेन के समर्थन वाली अनोखी तस्वीर सामने आई, जिसमें यूक्रेन की मदद के लिए एक फैक्ट्री के अंदर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तस्वीर लगे तकिए बनते दिखाई दिए। फैक्ट्री के अंदर कई लोग इस काम में जुटे नजर आए। बताया गया कि इन तकियों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए भेजा जाएगा। दावा किया गया कि 17 मार्च तक करीब 2000 तकियों की बिक्री हो चुकी थी। वहीं यूक्रेन के लोगों की मदद करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी अभिनेत्री मिला कुनिस और उनके पति एश्टन कचर को धन्यवाद दिया। इन दोनों ने $35 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 266 करोड़ रुपए जुटाए।
जिसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उन्हें वीडियो कॉल कर धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने इन दोनों से बात करते हुए एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। साथ ही उनसे मिले समर्थन और मदद को दुनिया को प्रेरित करने वाला बताया। बताया गया कि इन पैसों से यूक्रेन से जान बचाकर भागे लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम किया जाएगा। यूक्रेन में जन्मी अमेरिकी अभिनेत्री मिला कुनिस बीते दिनों उस वक्त सुर्खियों में आई जब उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने यूक्रेन के हालात पर चिंता जताई थी। साथ ही यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए फंड जुटाने का ऐलान भी किया था। We are overwhelmed with gratitude for the support. इस अभियान के दौरान अभिनेत्री मिला कुनिस और उनके पति एश्टन कचर को 65,000 से ज्यादा लोगों का साथ मिला, जिसकी वजह से वो ये रकम जुटाने में कामयाब रहे। इस बीच रूस के एक न्यूज चैनल के लाइव शो में घुसकर युद्ध का विरोध करने वाली रूसी पत्रकार को चैनल प्रबंधन ने ब्रिटिश जासूस करार दिया। कुछ रोज पहले मरीना ओवसिनिक्वा नाम की वो रूसी पत्रकार तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने सबके सामने युद्ध रोकने की मांग रख दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मरीना को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। उस चैनल के डिप्टी जनरल डायरेक्टर टीवी पर सबके सामने आए और ये दावा किया कि मरीना ब्रिटिश जासूस हैं और उन्होंने उस दिन ऐसा करने से पहले फोन पर ब्रिटिश दूतावास में बात की थी। До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. जिस न्यूज चैनल में मरीना काम करती हैं वो उसी के लाइव शो में पुतिन के विरोध में खड़ी हो गई थी। वो हाथों में पोस्टर लेकर स्टूडियो में घुसती चली गई थी। तब वहां एक दूसरी एंकर खबरें पड़ रही थी। वहीं जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री रूस के 2 शरारती लड़कों के झांसे में आ गए। उनके साथ की गई इस शरारत के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस उस शख्स से बात करते दिखे जिसने उनके साथ प्रैंक किया और यूक्रेन का पीएम बनकर उनसे बात की। Hello, how are you there? I'm fine. I'm in Poland. इस बातचीत को सुनकर साफ साफ लगा कि बेन वॉलेस इस शरारत के झांसे में आ गए, क्योंकि उस शरारती शख्स ने जब उनसे हथियार मांगे तो उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से कहा कि वो उनकी मदद करेंगे। I also would like to request to provide never NLAW anti-tank weapons. I speak to Minister Reznikov or text him every day. कहा जा रहा है कि ये शरारत रूस के 2 लड़कों ने की। इस बारे में जैसे ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को पता चला वो भड़क गए और अपने ट्वीट में लिखा कि ये रूस की एक डर्टी ट्रिक थी। लेकिन जैसे ही उन्हें उन पर शक हुआ उन्होंने उनकी कॉल काट दी। उधर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से पोलैंड के गवीना में ट्रकों का 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये इलाका बेलारूस के बॉर्डर पर है, जहां से गुजरने वाले रूस और बेलारूस के सैकड़ों ट्रकों को यूक्रेन समर्थकों ने रोक दिया। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लगा नजर आया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बेलारूस के ट्रक ड्राइवरों से ही भिड़ गए, जबकि ये ड्राइवर सफाई देते रहे कि वो खुद शांति चाहते हैं। बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग उससे काफी नाराज हैं। इस प्रदर्शन के दौरान यूक्रेन समर्थकों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखे, जिन पर ब्लॉक रशियन ट्रक्स के नारे लिखे थे, यानी रूस के ट्रकों को रोको। इतना ही नहीं, इन गुस्साए लोगों ने मौजूदा हालात को देखते हुए रूस और बेलारूस के साथ व्यापार का विरोध किया और यह विरोध हाथापाई तक पहुंच गया। पोलैंड से बेलारूस जाने के लिए निकले इन ट्रकों को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात पर था कि बेलारूस इस युद्ध में रूस का साथ दे रहा है और यही वजह रही कि यूक्रेन के समर्थन में उतरे कुछ लोगों ने उन ट्रकों को पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर रोक दिया, जिसके बाद उन ट्रकों के ड्राइवर अपना आपा खो बैठे और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से जाकर भिड़ गए। उनमें एक ट्रक ड्राइवर तो प्रदर्शनकारियों को वहां से जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता दिखा, जिसे वहां मौजूद पुलिस वालों ने पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद उसके समर्थन में कुछ और ड्राइवर भी आगे बढ़े, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया। खबर है कि यूरोपीय देशों की पाबंदी के बावजूद पोलैंड से ट्रकों के जरिए खाने का सामान, दवाइयां और दूसरी चीजें बेलारूस भेजी जा रही हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध पर एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन अब रूस के कब्जे से अपने इलाकों को छुड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी कड़ी में उसने निकोलेव में अपना कब्जा कायम कर लिया है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर से रूसी सेना को खदेड़ने की तैयारी हो चुकी है। ये बड़ा दावा किया है अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने। जनक दबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जनक, अमेरिका दावा कर रहा है कि यूक्रेन अब आगे बढ़ रहा है रूस के खिलाफ। बिल्कुल एक बड़ा दावा है किशोर। ये अमेरिकी रक्षा मंत्री रक्षा विभाग की ओर से दावा किया गया है, जिसमें साफ तौर पे क्या है कि यूक्रेन अब रूसी सेना की कब्जे वाले जो क्षेत्र है उसमें काफी हद तक सक्षम हो चुका है वो वापस लेने के लिए। ये दरअसल जब वेपन्स दिए गए उसके बाद ये दावा किया गया है। उसके बाद यूक्रेन की सेना अब जो रूस के पूर्वी इलाके, खासतौर पर खार्किव के नीचे के इलाके इजियम, वहां पर भी रूसी सेना को पीछे खदेड़ने में सक्षम रहा है। उसके अलावा माइकोलाव में भी सेना को कड़ा मुकाबला कराया। तो एक हिसाब से यूक्रेन का हाथ ऊपर है, इस तरीके का दावा रक्षा मंत्रालय की ओर से, यूएस रक्षा विभाग की ओर से किया गया है। शुक्रिया जनक आपका। वहीं यूक्रेन में जारी जंग का नुकसान रूस में भी देखने को मिला। उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वहां सुपरमार्केट में सामान मिलना मुश्किल हो गया, जिसके बाद वहां चीनी खरीदने के लिए लोगों में मारामारी हो गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें एक कर्मचारी चीनी से भरी ट्रॉली लेकर सुपरमार्केट के अंदर घुसती नजर आई। लोगों की भीड़ ऐसी कि वो उसे देखते ही ट्रॉली पर टूट पड़े। उसने जैसे ही ट्रॉली को लोगों की तरफ धकेला, एक औरत ने उससे पैकेट उठाने शुरू कर दिए, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में वहां इतने लोग जमा हो गए कि गिनना मुश्किल हो गया। सब के सब किसी भी तरह बस चीनी उठाने की कोशिश में लगे नजर आए। आलम यह रहा कि उसके खत्म होने के बावजूद भीड़ वहां से हटने को तैयार नहीं। कुछ लोग तो एक दूसरे से पैकेट छीनने लगे और इसी दौरान उनमें धक्का मुक्की तक हो गई, जिसके बाद सुपरमार्केट के कर्मचारियों ने खाली हो चुकी ट्रॉली को वापस खींचा और पर्दा बंद कर दिया। हालांकि इसके बावजूद वहां लोग डटे रहे। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना की बमबारी में लुहांस्क प्रांत में अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी। यही नहीं, हमले में 103 लोग घायल भी हुए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना के टैंक बर्फ से जमी सड़कों पर दौड़ते दिखे। टैंक पर सवार जवान रूसी हमलों में मारे गए लोगों की तलाश कर रहे थे, ताकि सही से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। यूक्रेन के सैनिकों ने झाड़ियों के अंदर भी शवों की तलाश की, जिसके बाद उन्हें कुछ शव अंदर पड़े मिले। मारे गए लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई, ताकि आसानी से मारे गए लोगों के शवों तक पहुंचा जा सके।
लुहांस वही जगह है जिसे जंग की शुरुआत में रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी थी। वहीं जंग में यूक्रेन की तरफ से मिल रही टक्कर के बाद रूस ने एक नई रणनीति पर काम शुरू किया है, ऐसी रणनीति जिसे पुतिन का प्लान बी कहा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले रूस की योजना यह थी कि कुछ शहरों पर भारी बमबारी की जाए और पुतिन ये मानकर चल रहे थे कि इस बमबारी के बाद वो कीव को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे, मतलब ये कि यूक्रेन की सरकार उनके तेज हमलों के सामने सरेंडर कर देगी। माना जा रहा है कि पहले रूस का मकसद केवल यूक्रेन से मौजूदा सरकार को हटाकर रूस के समर्थन वाली सरकार बनाना था, लेकिन अब जब यह साफ हो गया है कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए यह जंग आखिरी वक्त तक लड़ेगा, तो रूस ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने किया। प्लान बी यह है कि जिन भी शहरों के बाहर रूस की फौज ने घेराबंदी की है उनसे निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। इसके अलावा उन शहरों के बाहर बारूदी सुरंग बिछा दी जाए। इस तरह से किलेबंदी कर दी जाए कि शहरों के बाहर से कोई भी मदद शहरों के अंदर न पहुंचाई जा सके। अमेरिका के अधिकारियों का दावा यह है कि इस रणनीति पर काम करने से रूस इन शहरों को सरेंडर करने पर आसानी से मजबूर कर सकता है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर इस प्लान पर रूस ने काम करना शुरू किया तो यह मिशन काफी लंबा चल सकता है। उधर रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन के जतोमर के आसपास के इलाकों में भी तबाही मच गई। बीती रात रूस की तरफ से की गई ताबड़तोड़ गोलीबारी की जद में कई मकान आ गए, जिसके बाद रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कई मकान और बस्तियां पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। यहां तक जिसकी खबर मिलते ही राहत और बचाव टीम के लोग उसे बुझाने वहां पहुंचे। भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मशक्कत करते दिखे। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई। भारत ने इस मामले में बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात फिर कही। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, अभी किसी भी दो बड़े देश और मजबूत देशों के नेताओं की बातचीत होती है तो यूक्रेन का मसला सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री मोदी की बोरिस जॉनसन से बातचीत में भी यूक्रेन पर एक बार फिर चर्चा हुई और दूसरी हम बात की, भारत ने उस मांग को फिर दोहराया कि हिंसा खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटना चाहिए। द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते पर जो चर्चा चल रही है दोनों देशों के बीच, उसकी प्रगति पर संतोष जताया है और बोरिस जॉनसन को एक बार फिर भारत आगमन के लिए आमंत्रित किया है। किशोर, शुक्रिया नीरज आपका। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में भारतीय फिल्मों की मांग बढ़ गई ऐसी खबर है, क्योंकि वहां डिज्नी समेत हॉलीवुड की दूसरी कंपनियां अपनी फिल्में बेचने को तैयार नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पश्चिमी देशों ने अपनी नाराजगी जताई थी। इसी वजह से अब रूस के थिएटर बॉलीवुड की फिल्में खरीदने को तैयार। बॉलीवुड के अलावा वहां दक्षिण कोरिया की फिल्में भी दिखाई जा सकती हैं। उधर कोरोना का कहर झेल रहे चीन ने बाजुएं चढ़ा ली। वहां का जो उत्तर पूर्वी जिलीन प्रांत कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां इतनी सख्त बंदिशें लगा दी गई कि लोग अब वहां अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जिसके बाद जिलेन प्रांत से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई इंसान रहता ही ना हो। वहां ऐसा सन्नाटा पसरा दिखा कि हर तरफ भुतहा मंजर नजर आया। सड़कों से गाड़ियां गायब हुई तो प्रशासन ने साफ सफाई शुरू कर दी। दुकानों के भी शटर गिरे नजर आए। चीन के जिलेन प्रांत में लोग लॉकडाउन में कैद हैं और पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने मोहल्लों के बाहर डेरा डाला हुआ है। गली गली में जाकर लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बड़े बच्चे कोई नहीं छोड़ा जा रहा, हर किसी का टेस्ट हो रहा है। तो वहीं यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार उदयवीर सिंह से मारपीट का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पार्टी उम्मीदवार उदयवीर सिंह सड़क पर भागते नजर आए। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें मारने दौड़े, जिसके बाद वो उनसे बचने के लिए भाग रहे थे। वीडियो के शुरुआती हिस्से में उदयवीर सिंह कुछ लोगों को समझाते और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद वहां माहौल खराब होता देख वो भागने लगे। जैसे ही लोगों ने उन्हें दौड़ता देखा वो उनके पीछे पड़ गए। आरोप है कि इसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। हालांकि आखिर में वो किसी तरह से लोगों से बचकर भागने में कामयाब रहे। बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से सरकार बचाने की कोशिश में जुटे इमरान खान को बड़ा झटका लगा। दावा किया जा रहा है कि सरकार की सहयोगी पार्टी MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इमरान खान का साथ छोड़ने वाली है। यह दावा कराची में मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी संसद में इस पार्टी के 7 सांसद हैं। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जमीयत उलमा फजल ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। ये तीनों पार्टियां इमरान सरकार गिराने के लिए एक साथ आ गई हैं और लगातार उन पर हमला कर रही हैं। इन हमलों से बचने के लिए इमरान भी हाथ पांव मार रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मतलब नवाज शरीफ की पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मतलब बेनजीर भुट्टो की पार्टी यानी अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो की पार्टी, और जमीयत फजल मतलब फजलुर रहमान की पार्टी। लेकिन खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा की नाराजगी ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है, जिससे निपटने का तरीका वो ढूंढ रहे थे कि MQM के उनका साथ छोड़ने की खबर आ गई है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, पहले से ही इमरान खान मुश्किल में थे। 24 सांसद उनके समर्थक बागी हो चुके हैं और अब ये 7 अगर सांसद छोड़ते हैं इनका दामन तो इनकी सदस्य संख्या जो है वो मौजूदा में 176 है और जादुई आंकड़े से नीचे आएगी अगर बागी सांसदों को हटा भी दे तो 25 मार्च को अगर स्पीकर की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव की इजाजत दे दी जाती है वोटिंग के लिए तो इमरान खान की मुश्किल बढ़ जाएगी और उनका जाना लगभग तय हो जाएगा। शुक्रिया नीरज आपका। वहीं कुर्सी बचाने के कवायद में जुटे इमरान खान ने कश्मीर राग अलाप दिया। इससे पहले खबर आई कि अपनी सरकार बचाने के लिए वो बाजवा की जगह नया सेना प्रमुख बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाजवा ने 2 दिन पहले इमरान से कुर्सी छोड़ने को कह दिया था, जिसके लिए उन्हें मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक खत्म होने तक का वक्त दिया गया था। लेकिन OIC की बैठक शुरू होने वाले दिन ही खबर उड़ने लगी कि इमरान बाजवा की कुर्सी छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही नहीं, इस बैठक में इमरान ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में सब ठीक है। हालांकि जैसे ही उन्होंने कश्मीर का रोना रोया, इस बात के संकेत मिलने लगे कि अब वो अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. वो इस्लामी देशों के प्रतिनिधियों के सामने ये तक बोल गए कि भारत बेखौफ होकर जम्मू कश्मीर से जुड़े फैसले लेता है। Neither India has pushed nor Israel because they think we are ineffective. अटकलें हैं कि बाजवा ने इमरान को इस्तीफे के लिए 23 मार्च यानी OIC की बैठक के आखिरी दिन तक का वक्त दिया है। लेकिन खबर है कि इमरान के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही और वो बाजवा को हटाकर फैज मोहम्मद को नया आर्मी चीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला है कि वो इसकी घोषणा OIC की बैठक के बाद और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले कर सकते हैं। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि बाजवा को इमरान के प्लान की भनक लग चुकी है, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। पता चला है कि इमरान खान की ओर से अपनी कुर्सी बचाने के लिए सेना को मनाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है।
और इसीलिए विपक्ष राशन पानी लेकर उन पर चढ़ बैठा। पाकिस्तान के अगले पीएम बनने के सबसे बड़े दावेदार कहे जा रहे शहबाज शरीफ तो खुलेआम बोल रहे हैं कि इमरान को दिमाग के इलाज की जरूरत है। मैं एक पाकिस्तानी के नाते कहता हूँ कि इमरान नियाजी का ऊपर के खाने का मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है। एक दिन पहले ही ARY न्यूज ने मरियम नवाज का बयान ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इमरान अविश्वास प्रस्ताव हारे तो शहबाज अगले पीएम होंगे। जिसके बाद उनका एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का खेल खत्म हो चुका है और उनकी पार्टी टूट चुकी है। तो वहीं पाकिस्तान में हिंदू लड़की की हत्या पर इमरान खान घिर गए। खबर है कि एक दिन पहले लड़की का अपहरण किया गया था और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उस 18 साल की हिंदू लड़की की हत्या पर इमरान खान के खिलाफ आवाज उठने लगी। लड़की के अपहरण और हत्या का यह मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रोहिणी का बताया गया। कहा जा रहा है कि पिछले कई मामलों की तरह यह मामला भी जबरन धर्म परिवर्तन का है। पाकिस्तान में उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए #जस्टिस फॉर पूजा कुमारी नाम से मुहिम भी शुरू हो चुकी है। सांसद लाल मली ने भी हिंदू लड़की को न्याय देने की मांग की और आरोप लगाया कि इमरान सरकार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रही। इस खबर पर भारत में भी गुस्सा है। इससे पहले भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं। उधर करीब 4 महीने के बाद जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया तो वहीं सड़कों पर उतरकर भी विरोध प्रदर्शन किए गए। और दिल्ली में तो महिला कांग्रेस के नेता LPG सिलेंडर लेकर ही प्रदर्शन करने पहुंच गई। संसद भवन के पास विजय चौक पर प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस की झड़प तक हो गई। दिल्ली पुलिस और CRPF ने प्रदर्शनकारियों से सिलेंडर छीनने की कोशिश की और इसी कोशिश में झड़प शुरू हो गई। काफी देर तक सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की चलती रही। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ विजय चौक पर पहुंचे हुए हैं। गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाए जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस की मांग है कि दामों में हुई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए। सवाल करते हैं कि चुनाव जीतने का मतलब ये था कि सबसे पहले आप सिलेंडर का दाम और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे। भारी हंगामे के बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन विपक्ष का हंगामा सड़क से संसद तक चला। कई पार्टियों ने संसद में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसके लिए स्पीकर को स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन स्पीकर ने दामों में इजाफे के मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। इसलिए शोर शराबे के बीच ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह मुद्दा उठाया। 80 पैसा पेट्रोल डीजल की 5 लीटर और नकदी गैस 50 रुपया। स्पीकर ने बोलने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए हंगामा चलता रहा और कई नेता एक साथ पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाने लगे। TMC ने तो कीमतें बढ़ाने का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। केवल लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी विपक्ष ने महंगे पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे की वजह से 2 बार राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में करीब 4 महीने से नहीं बढ़ी थी और अब एक साथ दोनों की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ताजा बढ़ोतरी के बाद 96 रुपए 21 पैसे हो गई, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत दिल्ली में 87 रुपए 47 पैसे पर पहुंच गई। वहीं LPG सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ने के बाद 949 रुपए हो गई। आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले साल 2 नवंबर को बढ़ाई गई। उस वक्त पेट्रोल और डीजल को 35 पैसे महंगा किया गया। उसके बाद दिवाली पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज घटाकर लोगों को राहत दी थी। तभी से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, जबकि यूक्रेन और रूस की जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल ऊंचाई के रिकॉर्ड बना रहा था। इस बीच श्रीलंका में पटरी पर उतरी अर्थव्यवस्था के कारण लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रीलंका के लोगों के निशाने पर वहां की सरकार है। लोग राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे हैं, जिसके लिए वहां की विपक्षी पार्टियों की अगुवाई में आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। राष्ट्रपति भवन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें काबू करने के लिए वहां की सेना को लगाना पड़ा है। श्रीलंका को 1948 में आजादी मिलने के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। जनता के गुस्से की वजह भी कई है। ईंधन की इतनी कमी है कि गैस के लिए ऑटो रिक्शाओं की कई किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। केरोसिन की भी किल्लत है और लोग केरोसिन के लिए घंटों तक कड़ी धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। बिजली की भारी कमी है, इसलिए लोग छोटे सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उसके लिए भी गैस की किल्लत है। आम लोगों की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जरूरत की चीजों के दाम अभी से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में TMC नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि TMC नेता पर देसी बम से हमला उस वक्त हुआ जब वो कहीं जा रहे थे। आरोप है कि उनकी मौत से गुस्सा आए कुछ लोगों ने बदला लेने के मकसद से वहां कुछ घरों में आग लगा दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और हिंसा के दौरान जलाए गए घरों में लगी आग को बुझाने में जुट गई। इससे पहले हमले में घायल TMC नेता भादु प्रधान को फौरन रामपुर हाट के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका शव देखकर घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने बताया कि वो इस वारदात की हर एंगल से जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बंगाल सरकार ने एक SIT बना दी, जिसकी कमान CID को सौंपी गई। वहीं इस घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी और उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को भी घेर लिया। This is indicative of nose diving of law and order in the state. तो वहीं राज्यपाल के इस बयान पर ममता बनर्जी भड़क गईं और उन्होंने उनके आरोपों पर चिट्ठी लिखकर ऐतराज जताया, जबकि दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की शिकायत की। वहीं चीन में विमान हादसे